हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। जैसा कि मैंने बोला था कि कंप्यूटर से रिलेटेड एक मैराथन वीडियो आएगी जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये वही वीडियो है जहां पर कंप्यूटर के बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस हैं और जो अलग अलग टॉपिक से मैंने लिए हैं ये वही टॉपिक है जहां से सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है कंप्यूटर का, अगर आपने कंप्यूटर के वे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर नहीं करे हैं, तो आप क्या करो कि सबसे पहले वे सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं उन टॉपिक्स को एक बार रीड कर लो या उनकी वीडियो आप देख लो। चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें, चाहे आप कोर्सेस लेकर के देखें, या फिर जो है आप बुक्स पढ़ करके देखें, लेकिन वे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार जरूर कवर करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाए। अगर आपको नहीं पता कि कंप्यूटर के कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आई आइकन पर क्लिक करिएगा तो आपको जो है वे सारे टॉपिक्स दिख जाएँगे। यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे जिस वीडियो का लिंक है वहाँ पे मैंने कंप्यूटर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। नाउ अब जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, तो अगर आपको लगे कि किसी भी एक ऐसा टॉपिक आपको ऐसा दिखे जहाँ पे आपको लगे कि ग्रिप आपकी वहाँ पे वीक है, आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, तो एक बार गूगल ज़रूर करिएगा, ठीक है, उस टॉपिक को। और अगर आपने निशांति एकेडमी के कोर्सेज़ लिए हुए हैं जहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस आपको करवाया गया है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है इस वीडियो में कि आपको नहीं समझ में आया है, तो चैट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा 1-2 घंटे के अंदर-अंदर आपको रिप्लाई दे दूँ। इस वीडियो के साथ-साथ एक अपील है, क्योंकि मेहनत बहुत करी है सारे क्वेश्चंस को निकालने में, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पीडीएफ मैं तब टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँ जब मुझे 500 लाइक्स और 500 सब्सक्राइबर्स मिले इस वीडियो पर स्पेशली। बहुत छोटी सी डिमांड है, हर स्टूडेंट अगर मुझे 2 सब्सक्राइबर और 2 लाइक्स देता है, जो बहुत आसान है उनके लिए, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो बहुत आसानी से जो है ये 24 घंटे के अंदर-अंदर 500 लाइक और 500 सब्सक्राइबर आप दे सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सेक्वेंशियल एक्सेस। नाउ इसमें एक टर्म है सेक्वेंशियल एक्सेस। अब कंफ्यूजन जो है इसके कारण क्रिएट हो सकती है कि सेक्वेंशियल एक्सेस होता क्या है। तो देखो, जब भी कोई चीज समझ में ना आए तो उसे तोड़ दिया करो। सेक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस में कोई कुछ होना, और एक्सेस मतलब किसी चीज को एक्सेस करना। जैसे कोई इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर रहे हो, कोई किसी डाटा को एक्सेस कर रहे हो, तो सीक्वेंस में अगर आप किसी डाटा को एक्सेस करते हैं तो उसे कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। मतलब इंस्टेंटली आप सारा डाटा एक बार में नहीं ले सकते। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, बहुत आराम से आप समझ लोगे। आपने जो है पुराने जमाने के कैसेट देखा है, कैसेट जिसके अंदर एक रील होती थी, गोल गोल घुमा हुआ रहता था, उस पे इस तरह से रील लगी हुई रहती थी। तो इसे जब हम लोग मशीन में लगाते थे तो मशीन के अंदर में एक लाइट होती थी छोटे से, ठीक है, वो क्या करता था, एक पर्टिकुलर इस सेक्शन का एरिया को रीड करता था। तो सीक्वेंस में जो है वो रीड करता था, पहले यहाँ का रीड करेगा, फिर रील जो है घूम रही होती थी, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, इस तरीके से वो रीड करता है। तो सीक्वेंस में कोई चीजें रीड करी करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज सीडी का एग्जांपल लिया मैंने, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और भी बेस्ट है, पेन ड्राइव का एग्जांपल लिया, ठीक है। पेन ड्राइव जैसे ही आप अपने सिस्टम में लगाओगे तो वैसे ही उस पेन ड्राइव के अंदर क्या क्या चीजें हैं आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो पेन ड्राइव में क्या है, आप कंप्लीटली उसके अंदर जितना भी डाटा है उसे एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कैसेट के केस में जहां पे एक रील लगी हुई है, तो वहां पे जो है आप पूरे रील में क्या डाटा है वो एक बार में आप एक्सेस नहीं कर सकते। वहां पे रीडर जो होगा वो जितना एरिया वो रीड कर सकता है, सिर्फ उतने एरिया का ही डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस समझ में आया आपको? अब देखो, कैसेट में जो रील लगी हुई होती है उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को शॉर्ट में हम लोग टेप भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मेरा टेप, जो बेसिकली मैग्नेटिक टेप कहना चाह रहा है वो। क्लियर हो गया क्वेश्चन पूरे अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट इज अ मॉडेम कनेक्टेड टू। मॉडेम जो है वो क्या कनेक्ट होता है या किससे कनेक्ट होता है। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि मॉडेम होता क्या है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम या व्हाट इज मॉडेम। आपको ऑप्शन में दिख जाएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका मतलब हो गया। अब मॉडेम है क्या? आपने बीपीओ वगैरह सब में देखा है, कॉल सेंटर में जो बात होती है टेलीफोन पे, या फिर जो लोगों को कॉल कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर पे एक डिवाइस को इंसर्ट किया जाता है जिसके थ्रू जो है आप कंप्यूटर से जो टेलीफोन लाइंस है आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये जो डिवाइस होती है जिसे कंप्यूटर पे जब लगा दिया जाता है तो आप डायरेक्टली जो है टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को। तो ये जो डिवाइस है इसी को हम लोग कहते हैं मॉडेम। तो बेसिकली जो मॉडेम होता है वो क्या करता है, तो टेलीफोन लाइंस या फोन लाइंस को कनेक्ट करने का काम करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरे अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन। नाउ अब यहाँ पे जिसे जिसे लैन का मतलब नहीं पता होगा वो क्वेश्चन छोड़ देगा। नाउ लैन होता क्या है, तो नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्किंग क्या है, तो नेटवर्किंग जो है वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बाइंड फॉर्म है। मतलब नेटवर्क जो है कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे जैसे बिजनेस में भी नेटवर्क होता है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क होता है वो बेसिकली कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर को मिला करके बनाया जाता है जिसके थ्रू आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो नेटवर्क है वो बेसिकली 3 तरीके का होता है। एक को कहते हैं हम लोग लैन, LAN, दूसरा होता है मेरा वैन, WAN, और जो तीसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं पैन, PAN। तो जो लैन है इसका पूरा नाम है मेरा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ नेट। ठीक है, नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं वैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है मेरा वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछता है पेपर में, नेटवर्क। और जो तीसरा जो पैन है उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहां तक क्लियर हो गया। देखो लोकल एरिया नेटवर्क या लैन क्या होता है, सबसे पहले इसे जानना जरूरी है। इस नेटवर्किंग में मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं यहाँ पे, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना है, समझना है, और अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाना है। अगर आप क्या कहते हैं उसे शॉर्ट में, अगर आप माइंड मैपिंग कर रहे हो नोटबुक पे तो उसे करना है। जो भी कर रहे हो आप, बस अगर आप चाहते हो कि पेपर में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो इसे बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो लैन बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी ऑफिस में या किसी रूम में काम कर रहे होते हैं और वहां पे बहुत सारे सिस्टम्स रखे हुए हैं। सिस्टम्स का मतलब हो गया कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एक ही टॉपिक पे काम करना या फिर कुछ ऐसा काम करना जिसमें आप डाटा को या इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम में इजीली जो है एक्सेस कर सकें या शेयर कर सकें, तो उस समय हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली किसी ऑफिस में जितने सारे सिस्टम्स हैं, तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो उसमें एक बंदा कुछ काम कर रहा होगा, मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट का कोई किसी एक पार्ट पे काम कर रहा होगा, वहीं दूसरा बंदा दूसरे पार्ट पे काम कर रहा होगा, वहीं तीसरा बंदा तीसरे पार्ट पे काम कर रहा होगा। और सपोज करिए किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के डाटा की जरूरत है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो उसके सिस्टम से उस डाटा को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो क्या है कि एक जगह पे मतलब कम दूरी पे बहुत सारे सिस्टम्स रखे हुए हैं और उन्हें अगर आपस में कनेक्ट करना है, किस लिए कनेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए। तो जिस टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है उसे हम लोग कहते हैं लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं वैन क्या होता है, वैन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो है आप अपने डाटा को या इंफॉर्मेशन को जो है पूरे वर्ल्ड में शेयर करते हैं या फिर दूर दराज एरियाज में शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं निशांत सर की, जहां पे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। मैंने बनाया कहाँ है, अपने ऑफिस में। इसे रिकॉर्ड कहाँ पे करा है, अपने ऑफिस में। आप अपने अपने घर से या अपने अपने लाइब्रेरी से इसे एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहां से मेरे ऑफिस से आप सभी तक पहुंचा है तो किसके थ्रू पहुंचा होगा, तो एक नेटवर्किंग सिस्टम के थ्रू पहुंचा होगा जिसे हम लोग कहेंगे वैन, WAN। पूरा नाम हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गया। अब आप बताओ लोकल एरिया नेटवर्क या WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इन दोनों में से कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे कंपलसरी है इंटरनेट का होना। तो आप बोलोगे सर हम जो देख रहे हैं वो तो यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, तो बिना यूट्यूब के थ्रू हम लोग इसे जानते भी नहीं कि ये कैसे हम एक्सेस करें। तो ऑब्वियस है कि यूट्यूब जो है वो इंटरनेट के थ्रू आपका काम कर रहा होगा। तो यानी इंटरनेट मस्ट है, यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। तो वैन हमेशा इंटरनेट मांगता है, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन है वो जरूरी नहीं है कि आपका जो है
इंटरनेट चाहिए उसके लिए लैन के लिए सिंपली आपके पास या तो वाईफाई होना चाहिए, ठीक है। वाईफाई नहीं है कोई बात नहीं, एक केबल होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं लैन केबल, ठीक है। लैन केबल या इथरनल केबल भी कहते हैं उसे। तो उसके थ्रू भी जो है आप बहुत सारे सिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एप्स भी आते हैं, कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं जिसके थ्रू जो है आप 2-3 सिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ इन दोनों के अलावा जो तीसरा जो टाइप है उसे कहते हैं हम लोग पैन। पैन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। बेसिकली पैन जो है वो एक वायरलेस डाटा शेयरिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें रेंज जो है वो बहुत कम होती है। मतलब अगर देखा जाए, एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। पैन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मेरा ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ पूछ भी लिया है पेपर में कि पैन का जो है एक एग्जांपल बताओ, तो आंसर है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का अगर आपसे पूछा जाए रेंज कितना होता है, तो जो सबसे बढ़िया ब्लूटूथ आता है उसका 33 फीट होता है। 33 फीट या 10 मीटर तक का रेंज होता है। मतलब इससे कम रहेगा तभी ब्लूटूथ काम करेगा, तभी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। पैन का नॉट पेन का, पैन का जो एग्जाम्पल है वो है मेरा ब्लूटूथ, और पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और जो है अगर आपसे ब्लूटूथ का रेंज पूछ ले तो 10 मीटर से या फिर 33 मीटर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होता है लैन से, तो अगर लैन से कनेक्टेड है तो वो क्या कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा शेयर इंफॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। मतलब वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, या फिर पेरिफेरल इक्विपमेंट को शेयर कर सकता है। पेरिफेरल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ लगाया, जैसे दो सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करा, तो वो कनेक्शन हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो पेरिफेरल इक्विपमेंट, जब भी आप सिस्टम के थ्रू जो है कुछ चीजें कुछ अलग से कुछ कनेक्ट करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अ मेनू कंसिस्ट अ लिस्ट ऑफ। मेनू जो है वो क्या शो करता है या कौन सी लिस्ट जो है बताता है, कंटेन करता है, यहाँ पे बेसिकली मतलब है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेनू जो है वो क्या कंटेन करता है या किसकी लिस्ट कंटेन करता है। अब देखो, मेनू जो है अगर आपके पास विंडोज 11 है, अगर आपके लैपटॉप में विंडोज 11 अपलोडेड है, तो बहुत सिंपल है। आप सर्च बार दिख रहा होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे देखना एक छोटा सा सर्च का बॉक्स दिख रहा होगा, आप उस पर सिंपली मेनू टाइप करके एंटर प्रेस करो, तो देखना एक प्रोग्राम की फाइल्स खुल जाएगी, प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है, प्रोग्राम। वहीं अगर आपके पास विंडोज 10 है, तो अगर आप सेम प्रोसेस करते हैं कि सर्च बार में मेनू लिख करके टाइप करते हैं, तो जितनी भी एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होगी या सिस्टम पे इंस्टॉल होगी, तो वो सारे एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगे। तो बेसिकली जो मेन्यू है वो एप्लीकेशन को की लिस्ट को जो है वो कंटेन करता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया सर? प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, जो सिस्टम पे अपलोडेड होता है। अब ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी ना किसी तरह का टास्क का कमांड जो है रन करते हैं। थोड़ा अगर डीप जा रहा हूं मैं, तो मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊं, तो मेनू के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू जो है आप कंप्यूटर को टास्क देते हैं, और या फिर कंप्यूटर को कुछ बोलते हैं करने के लिए, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस प्रोग्राम के जरिए जो है जो भी आपने टास्क दिया है उसे वो रन करता है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है वो प्रोग्राम से बात आ रही है। तो प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है, तो इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर कमांड्स जो है लिखे हुए रहते हैं बहुत तरह के, जिसके थ्रू जो है जो भी आप टास्क दोगे कंप्यूटर को वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर देखा जाए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मेन्यू है वो क्या जो है कंटेन करेगा, तो कमांड की उसके पास क्या होगी, लिस्ट होगी। यहाँ पे कमांड की जगह पे अगर प्रोग्राम होता तो भी मेरा आंसर सही हो जाता। अगर इसकी जगह पे एप्लीकेशन ऑल एप्लीकेशंस फाइल होती तो भी यहाँ पे सही हो जाता। बेसिकली ये जो एप्लीकेशंस फाइल होती है वो कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे स्टोर होती है, तो सी ड्राइव में, एकदम रट जाना, ठीक है, सी ड्राइव में स्टोर रहती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, which process check to ensure the components of the computer are operating and connected properly। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हमें इंश्योर करता है कि जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो सही से काम कर रहे हैं,
आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली, और सही से क्या है, कनेक्टेड है। तो जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, ठीक है, जैसे सपोज करो आपका डेल का कंप्यूटर है, ठीक है, तो जैसे ही आपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को ऑन करा, तो उसमें सबसे पहले डेल लिखा हुआ दिखेगा, और डेल लिखा हुआ दिखेगा, उसके बाद थोड़े कुछ सेकंड के बाद अगर आपके पास एसएसडी है तो कुछ सेकंड का समय लेगा, और अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एसएसडी अपलोडेड नहीं है और सिस्टम जो है थोड़ा सा उसका स्पेसिफिकेशन कम है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा, और उसके बाद विंडोज जो है वो ऑपरेट होगा, मतलब वो ओपन होगा। तो ये मतलब स्टार्ट होने के बाद जो है विंडोज जो अपलोड हो रही है, तो यहाँ पे बीच में जो थोड़ा सा जो टाइमिंग होता है यहाँ पे, बेसिकली इस टाइम में कंप्यूटर जो है अपने पार्ट्स को चेक कर रहा होता है कि मतलब उसके सारे पार्ट्स जो मेन मेन है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, सब आपस में कनेक्ट हैं या नहीं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायोस, ठीक है, क्या कहते हैं, बायोस, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम, ये मेरा बायोस का फुल फॉर्म हो गया। अब बायोस की का जो काम है वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसे हम लोग कहते हैं बूटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा मेरा, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश की। नाउ कुछ ऐसी कीज होती हैं कीबोर्ड में जो हमेशा कभी भी सिंगल यूज नहीं करी जाती, उसे हमेशा किसी और की के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंट्रोल प्लस एस दबाऊंगा तो ये एक कमांड को कंट्रोल करेगा जिसके थ्रू जो है हम लोग फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे होते हैं। कमांड के ऊपर जो है आपको एक पीडीएफ निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वे सारी कमांड को लर्न कर सकते हैं। बेसिकली वे सारे कीज जो कभी भी सिंगल यूज नहीं होते हैं और हमेशा किसी और के साथ मिल करके जो है किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मॉडिफायर की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा मॉडिफायर की। एक जो क्वेश्चन है वो है मेरा, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। जो कंपाइलर है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसे किस में कन्वर्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब जिन सब ने कोर्स परचेज करी है निशांति एकेडमी ऐप पर, जहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस कवर है, तो वहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो वीडियो है उसे अच्छे से देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। कंपाइलर जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो है अगर कुछ भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसे कंपाइलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर जो है जो भी लिखा हुआ है उसे समझ सकता है। बेसिकली मशीन लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज आती है, बाइनरी लैंग्वेज आती है, बाइनरी लैंग्वेज कह लो, बाइनरी डिजिट कह लो, जिसमें 0 और 1 आता है, ठीक है। 0 और 1 को ही कंप्यूटर हमेशा समझता है, जिसे हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, जब हम लोग कंप्यूटर को अगर टर्न ऑन करेंगे, द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। बूट रूटीन, जैसे मैंने बोला है कि बूट जो है वो किसका काम है, मतलब किसके अंदर आता है, तो बायोस के अंदर आता है। तो बेसिकली बायोस जो है वो कब होगा, जब भी हम लोग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो उस समय स्टार्ट करने से मतलब जैसे ही हमने बटन ऑन करा तो उस समय से लेकर के जब तक विंडोज अपलोड नहीं हो जाती तब तक बीच का जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं बूटिंग टाइम, ठीक है, ये बायोस टाइम। तो इस समय में वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है कि मेरे जितने मतलब सिस्टम के जितने भी इम्पोर्टेंट हार्डवेयर्स हैं और सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सही से या नहीं। जो हार्डवेयर पार्ट है वो सही से काम करता है या नहीं, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो सही से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली इस टेस्ट का नाम है पोस्ट, POST, जिसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोस्ट होता क्या है। तो अब जैसे मैंने बता दिया, पोस्ट का काम क्या है कि जब भी हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो चेक करता है, मतलब सिस्टम जो है वो चेक करता है, इंश्योर करता है कि मेरे सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उनकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपरली हो रही है या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कमांड को कैरी आउट करता है। तो कमांड को कैरी आउट करना मतलब आपने सपोज इनपुट डाला कंप्यूटर में और उसके थ्रू जो है टास्क एग्जीक्यूट होने लगे, तो एग्जीक्यूट वर्ड आ रहा है, मतलब टास्क जो है होने लगा। तो जब भी किसी कमांड को जब हम लोग डाल रहे हैं, दे रहे हैं, सिस्टम को बता रहे हैं कि आपको ये करना है, कंप्यूटर को ये करना है, तो उस समय जो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसे, तो उसे हम लोग क्या करते कहते हैं एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग। फेचिंग क्या होता है, फेचिंग होता है जब भी हम लोग कंप्यूटर से डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे आपने कुछ इनपुट डाला, इनपुट डालने के बाद जो आपको कंप्यूटर रिजल्ट देता है, तो आपने क्या करा, उस रिजल्ट को फेच करा, एक्सेस करा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा फेचिंग। नेक्स्ट है मेरा ए और एन। डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज, मतलब ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है, कंप्यूटर को इजी बनाता है यूज करने के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम जिसके द्वारा, प्रोग्राम की जगह पे एप्लीकेशन हो तब भी सेम आंसर होगा। तो ऐसे प्रोग्राम या एप्लीकेशन जिसके थ्रू कंप्यूटर को ईजिली हैंडल करा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमने सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में कवर करा हुआ है। बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू जो है हम जो भी यूज़ कर रहे होते हैं सिस्टम को, उसे बहुत आसानी से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ़ोन से समझाता हूँ, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ़ोन आपने लिया, आपको पता है कि उसमें एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू आप जो है कैशी फाइल को ईजिली डिलीट कर सकते हैं। आप रैम को जो है, रैम के अंदर जो फालतू की जो मेमोरी भरी पड़ी है उसे आप हटा सकते हैं। आप जो अनवांटेड पिक्स वगैरह सब, जो भी आपका जो स्टोरेज जो है ज़्यादा खा रहा है और बिना किसी मतलब का खा रहा है, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। आप जो है सिस्टम की सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का एक सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इनबिल्ट होता है ऐप के अंदर। अगर मान लो ये एप्लीकेशन नहीं होता, तो आपको कैशी फाइल अगर डिलीट करनी होती अपने फ़ोन से, तो आपको क्या करना पड़ता, हर एक मतलब मोबाइल के सेटिंग में जाना होता, सेटिंग में जाकर के एप्लीकेशन जहाँ पे आपके सारे ऐप इंस्टॉल्ड है वहाँ पे जाना होता, फिर वहाँ पे हर एक ऐप को ओपन करना होता, फिर उसकी कैशी फाइल को डिलीट करनी होती। तो ये बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाता। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको रैम जो एक्स्ट्रा जो फालतू का जो है वो भरा पड़ा है, तो उसे मतलब रैम का जो मेमोरी है उसे खा रहा है कोई फालतू की चीज़ें, तो उसे अगर हटानी है, वो रबिश फाइल्स को हटानी है, तो उसके बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा, फाइल मैनेजर के बाद और भी अंदर घुसना पड़ेगा, एंड्रॉयड वाला फ़ोल्डर होगा वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर और भी चीज़ें होती है वहाँ पे, फिर वहाँ से उसे हटाना पड़ेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो उसे हटाने के लिए, मतलब इस कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करे, इन सब चीज़ों को बहुत आसान कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाला या फिर प्रोग्राम को टेस्ट करने वाला प्रोग्रामर कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर। नेक्स्ट है मेरा व्हाट इज बैकअप। अब ये बताने की जरूरत नहीं है बैकअप होता क्या है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जिसे नहीं पता, जिसे कंफ्यूजन है, उसे मैं बता दूं। बैकअप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो कि आपका सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं आपके पास, ठीक है, आपके सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, सपोज कर लो निशांत ई एकेडमी के नोट्स हैं, ठीक है, कैसे नोट्स, प्रीमियम नोट्स। अब क्या हुआ कि अचानक से, सपोज करो ऐसा ना हो लेकिन मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो कि पेपर से ठीक एक दिन पहले, नहीं बाद लेते हैं, ठीक है, अब शगुन चीज़ें नहीं बोलनी। पेपर के ठीक एक दिन बाद जो है आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो अचानक से बंद हो जाए और वो ऑन ही नहीं हो रहा हो, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो उस समय क्या होगा, आपकी फाइल्स जो हैं डिलीट हो सकती हैं परमानेंटली जब आप उसे ठीक करवाने जाओगे तो अगर ऐसा ना हो तो उसको, उसका हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक बैकअप ले लेते हैं। अब ये बैकअप जो है बेसिकली दो तरह से लिया जाता है। एक, उसे ऑनलाइन हम लोग किसी ड्राइव में या फिर किसी क्लाउड में जो है सेव कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उसे किसी पेन ड्राइव में या फिर किसी और पेन ड्राइव के अलावा जो है आपका, सपोज आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है आपके पास, तो आपने क्या करा, उन सारी फाइल्स की एक कॉपी जो है इसे अलग से बना करके रख लिया,
ताकि अगर सिस्टम के अंदर अगर वो फाइल्स डिलीट भी हो जाए तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसे कहते हैं हम लोग बैकअप। बैकअप का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा में जो आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसकी एक कॉपी बना करके कहीं रखना, कि बाई चांस अगर कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर से वो फाइल्स डिलीट हो जाए तो आप वहां से उसे रिटेन कर सकें। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैकअप करना। ठीक है, तो बैकअप जो है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। मतलब हमें अगर डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को कॉपी कर लेते हैं ओरिजिनल सोर्स से, मतलब जहाँ पे जो मेन सोर्स है, आपका मेन सोर्स क्या था, लैपटॉप या डेस्कटॉप, वहां से कॉपी कर लेते हैं और कहाँ, किसी डिफरेंट डेस्टिनेशन पे सेव करके रख लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टर्म बीट इज शॉर्ट फॉर। अब जो बीट जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है। बीट जो होता है, बीट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज की, और बीट में जो है 1 और 0 आता है जो कि बाइनरी डिजिट्स है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, मतलब किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये बाइनरी डिजिट का है बीट। अब इससे रिलेटेड आपसे मेजरमेंट भी पूछ लेता है कि जैसे सपोज 8 बीट इक्वल्स टू क्या होता है, तो 8 बीट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा 4 बीट इक्वल्स टू क्या होगा, तो 4 बीट इक्वल्स टू 1 निब्बल होगा। उसी तरीके से आपसे पूछ लेगा लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख के चल जाना। मेमोरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे या तो आप बुक से रीड कर लीजिए, या फिर अगर आपने कोर्सेज परचेज करा होगा तो उसके अंदर जा करके आप मेमोरी से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ लीजिए, या फिर जो है कोई वीडियो देख लीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रिफर टू एज अ। जो सेव्ड डॉक्यूमेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर लोगे तो उसे फाइल कहेंगे हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मतलब कंफ्यूजन लगता है इसमें। क्या लगता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर, जो यूजर को क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। मतलब वेब में या वेब पेज जो होती है उसमें जो है इंफॉर्मेशन को लोकेट करने में हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आंसर में गड़बड़ ये होगा कि बहुत सारे लोग इसका आंसर सर्च इंजन मारेंगे और बहुत सारे लोग इसका वेब ब्राउजर मारेंगे। सर्च इंजन इसका राइट आंसर है। अब वेब ब्राउजर क्यों नहीं है, क्योंकि वेब ब्राउजर जो है एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एक एप्लीकेशन है, और एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर में सर्च इंजन आता है। मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर में मेरा सर्च इंजन आएगा, इंजन आएगा किस एप्लीकेशन में, तो वेब ब्राउजर के एप्लीकेशन में। दोनों में क्या अंतर है सर, वेब ब्राउजर जो है वो इंटरनेट से आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो वेब ब्राउजर के थ्रू जो है आप मतलब आपने वेब ब्राउजर खोला हुआ है तो आपको इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए हो, या फिर इंटरनेट से आपको क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। वहीं जो सर्च इंजन है वो आपको इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है आप उसे एक्सेस कर पाओगे। मतलब इसका काम है, वेब ब्राउजर का काम है आपको ऑनलाइन लेकर के जाना। लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उसे एक्सेस करने का काम, उसे दिलाने का काम किसका है, सर्च इंजन का है। क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक पे बेस्ड, वेब ब्राउजर पे बेस्ड और सर्च इंजन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है वो ये होता है कि आपको ऑप्शंस बहुत सारे दे देंगे और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन के नाम ध्यान में रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर के नाम ध्यान में रखने हैं। कुछ अगर वेब ब्राउजर की मैं बात करूं, जैसे फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर हो गया, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है, एप्पल सफारी एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, ब्रेव नाम का एक वेब ब्राउजर आता है, डकडक गो एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो ये कुछ वेब ब्राउजर हैं, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। सर्च इंजन की बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है,
बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, यैंडेक्स एक सर्च इंजन है, उसी तरह से डक डक गो जो है वो सर्च इंजन भी है, मतलब एक वेब ब्राउजर का भी नाम डक डक गो है और सर्च इंजन का नाम भी डक डक गो है। इसके अलावा स्टार पेज एक सर्च इंजन है, वन सर्च एक सर्च इंजन है। तो ये कुछ सर्च इंजन है जिसके नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन पेज प्रीव्यू मोड। अब पेज प्रीव्यू मोड क्या होता है? पेज प्रीव्यू जब भी आपको दिखेगा किसी एप्लीकेशन के अंदर, इसका मतलब आपने जो फाइल ओपन करी है तो उस फाइल में हो सकता है कि बहुत सारे पेजेस हो, उन सारे पेजेस को एक साथ दिखाना, इसी को हम लोग कहते हैं पेज प्रीव्यू करना। ठीक है, तो बेसिकली पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है, यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। पहला वाला ऑप्शन जो है यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स के जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होते हैं फाइल के, वो होता है .doc। तो doc जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। सबसे पहले तो आपको ऑप्टिकल स्टोरेज समझना होगा। विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम डैश। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर मेरा सीडी डीवीडी ये सब आता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्टोरेज एक ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज जिसे रीयूज करा जाए। तो ऑप्टिकल स्टोरेज में मतलब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सीडी। नाउ ये जो सीडी होती है, इस पे मतलब एक बार अगर मैंने कुछ लिख दिया, कोई भी डाटा डाल दिया, तो उसके बाद आप अगर इरेज करोगे इसे तो सीडी बर्बाद हो जाएगी ना। कुछ ऐसी सीडीज होती हैं जिसमें जो डाटा डाला गया है उसे इरेज करा जा सकता है। कैसे इरेज करा जा सकता है? तो एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम लोग बर्न। बर्न का मतलब जलाना नहीं है यहाँ पे, बर्न का मतलब होता है डाटा को हटाना। तो बर्न के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सीडी में जो भी डाटा डाला गया है उसे हम लोग हटा सकते हैं, और हटा करके हम लोग फिर से उसमें डाटा को डाल सकते हैं। तो ये जो डाटा को डाला गया है तो इसका मतलब उसे दोबारा लिखा गया है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसे दोबारा क्या करा गया है, लिखा गया है। तो दोबारा लिखा गया है तो रीराइट करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रीराइट करा गया है, इसका मतलब फिर से उसे यूज में लाया गया है। तो रीयूजेबल मतलब ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज जिसे रीयूज करा जाए। तो वो कैसे करा जाएगा? जब उस पर रीराइट करा जाएगा। तो इसका जो एक्रोनिम है वो क्या है, RW। ठीक है, रीराइट का एक्रोनिम क्या होता है, RW। RW का मतलब क्या होता है? RW का मतलब होता है, अब लिखा है कि नहीं, हाँ, स्टैंड फॉर री राइटेबल। ठीक है, RW का मतलब क्या हो गया, री राइटेबल। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है मेरा, डैश इज व्हेन द मोर पावर हंग्री कंपोनेंट सच एज मॉनिटर एंड हार्ड ड्राइव आर पुट इन आइडियल। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो क्या होता है, आपने नोटिस करा होगा जब आप मोबाइल को या फिर अपने लैपटॉप को ओपन करके छोड़ देते हो तो धीरे, आप उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है बैटरी क्या होगी, धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। ये क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि आपका जो मतलब ऐसा पार्ट कंप्यूटर का या मोबाइल का, ऐसे पार्ट्स जो पावर को बहुत ज़्यादा लेते हैं ऑन रहने में, मतलब अगर वो ऑन रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे पावर को। इसमें कौन कौन सा है? मॉनिटर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, कुछ बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन कर रहा होता है, नोटिफिकेशन वगैरह सब के लिए, तो वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे स्लीप मोड में डाल देते हैं। ठीक है, तो स्लीप मोड में जैसे ही डालेंगे तो जो पावर कंजम्पशन होता है मॉनिटर का या हार्ड ड्राइव का, ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो स्लीप मोड को हम लोग स्टैंड बाय मोड भी कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। हाइबरनेशन आपसे पूछ सकता है। बेसिकली स्टैंड बाय मोड में पावर कंजम्पशन जो है थोड़ा सा कम होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करना है। अब देखो यहाँ पे स्लीप मोड, कुछ पहले मैं बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। स्लीप है एक वर्ड जिसे स्टैंड बाय भी कहते हैं। हाइबरनेट करना लैपटॉप को या सिस्टम को, या हाइबरनेशन जो प्रोसेस है सिस्टम के अंदर, वो क्या है। उसके अलावा शटडाउन का प्रोसेस होता है, और एक होता है रीस्टार्ट। इन चारों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रीस्टार्ट से पता नहीं आज तक क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, मुझे दिखा नहीं। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस निकाले, मुझे रीस्टार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, जबकि रीस्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चारों का मतलब समझा देता हूँ। पहला जो है शटडाउन। शटडाउन का मतलब आपने सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया।
ठीक है, पूरा का पूरा स्विच ऑफ कर दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सिस्टम को अगर मैंने पूरा शट डाउन करा तो क्या उसके बाद वो बिल्कुल डेड हो गया, क्या उसके अंदर अब कहीं भी जो है पावर सप्लाई नहीं हो रहा है? तो इसका आंसर है ये गलत है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा एक अंदर में मदरबोर्ड में एक छोटा सा बैटरी लगा हुआ होता है जो हमेशा सिस्टम को ऑन रखता है। ठीक है, इसीलिए आप कुछ भी बंद कर दो, मतलब उसे पूरा का पूरा शट डाउन कर दो, जब तक वो बैटरी लगी हुई होगी मदरबोर्ड में तब तक जो है वो सिस्टम जो है थोड़ा सा लाइव रहता है, थोड़ा सा लाइव रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बॉडी है। हमारी बॉडी में एक ब्रेन है और दूसरा जो है मेरा एक हार्ट है। तो जब आप स्लीप कर रहे होते हैं तो उस समय आपका ब्रेन क्या कर रहा होता है? रेस्ट कर रहा होता है। लेकिन क्या आपका हार्ट रेस्ट करता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि वो जो छोटा वाला जो बैटरी है वो आपके हार्ट की तरह होता है। जिस दिन वो छोटा वाला बैटरी किसी भी तरह से अफेक्ट हुआ उस दिन आपका लैपटॉप डेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस? तो शट डाउन में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को पूरी तरह से मतलब ऑफ करते हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा लाइव रहता है। मतलब पूरी तरह से सुला दो उसे, एकदम बिल्कुल गहरी नींद में सुला देना कि उसे कुछ होश नहीं है कि क्या चल रहा है बाहर में। ठीक है, क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे मेरे साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो भी नहीं पता चलेगा। तो वो हो गया शट डाउन का प्रोसेस। दूसरा है मेरा स्लीप, जिसे कहते हैं ना नैप लेना, मतलब हल्का सा जो है वो आराम कर रहा है रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन मतलब आंख बंद करके रखा हुआ है और सिर्फ अपने आप को शांत कर रहा है, मतलब समझ लो एक तरह से मेडिटेशन कर रहा है। तो वो हो गया मेरा स्लीप मोड। हाइबरनेशन जो है, इसका मतलब क्या होता है? हाइबरनेट करना सिस्टम को, इसका मतलब होता है आप एक नैप ले रहे हैं जिसमें आप जो है पूरा तरह से जो है एनर्जेटिक हो जाइएगा, या फिर अपना जो कंजम्पशन है वो बहुत हद तक आप, मतलब एनर्जी का जो कंज्यूम हो रहा है आपका वो बहुत हद तक आप रोक लोगे। मतलब सिस्टम को स्लीप मोड से, स्लीप का मतलब सोना, तो अब गहरी नींद में एकदम सुला दो तो वो हो जाएगा मेरा हाइबरनेशन। अब गहरी नींद का मतलब एकदम बिल्कुल ऐसे नींद नहीं कि जिसमें शट डाउन वाला नहीं, मतलब शट डाउन और स्लीप के बीच वाला जो प्रोसेस है वो होता है मेरा हाइबरनेशन। ठीक है, और एक और है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब होता है जब आपका सिस्टम कुछ नए ड्राइवर्स को अपडेट करता है, या फिर रीस्टार्ट हम लोग तब करते हैं जैसे अगर मान लो कि आपका कोई सिस्टम है, अपने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल मान लेते हैं डिलीट कर दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। तो उस सिचुएशन में जो है कंप्यूटर को अगर आप रीस्टार्ट करोगे तो वो जो उसका डिफॉल्ट प्रोग्राम जिसे आपने डिलीट करा तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा? इंस्टॉल हो जाएगा रीस्टार्ट करते समय। ठीक है, उसी तरह से जब आप सिस्टम को अपडेट करते हो, मान लेते हैं कि पहले जो एप्लीकेशन था उसमें कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो अपडेट हुए हैं, तो अपडेट होने के बाद उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए सिस्टम के साथ, उसे कंप्यूटर को हो या फिर मोबाइल को हो, कभी कभी रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। तो रीस्टार्ट से क्या होता है, कुछ ड्राइवर्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स या कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो सही तरीके से फिर से हार्ड डिस्क के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हमें ड्राइवर को अपडेट करा है, हमने ड्राइवर को या कुछ एप्लीकेशंस को अपडेट करा है, तो उसके बाद उसे अगर हमें हार्ड डिस्क के साथ, सॉरी हार्ड डिस्क में बोल रहा हूँ, हार्डवेयर के साथ सही तरह से कॉपरेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए उसे बैठाना हो, बनाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड एज स्टोरेज। बेसिकली स्टोरेज दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हम लोग वोलाटाइल स्टोरेज, दूसरा होता है मेरा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक है, एक हो गया मेरा वोलाटाइल स्टोरेज, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा ये। नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं वोलाटाइल स्टोरेज क्या होता है, तो कुछ ऐसे डाटा होती हैं, मतलब कहीं पे डाटा ऐसा सेव होता है, कुछ स्टोरेज में डाटा इस तरह से होती है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है तभी तक वो दिखेगा, वो स्टोर रहेगा, और जैसे ही आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो स्टोरेज जो डिवाइस है वो उस डाटा को वहाँ से डिलीट कर देगा। तो इस तरह का जो स्टोरेज होता है उसे हम लोग कहते हैं वोलाटाइल स्टोरेज। वहीं दूसरा ऐसा टाइप होता है कि आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया उसके बाद भी डाटा जो है वहाँ रहेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क जो है एक ऐसा स्टोरेज है जो नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब हार्ड डिस्क में अगर आपने कुछ फाइल रखी है, कोई डाटा रखा है, तो आपका सिस्टम ऑफ रहे ऑन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हार्ड डिस्क में वो डाटा हमेशा के लिए रहेगा परमानेंट बेसिस पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नॉन वोलाटाइल डाटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क। तो बेसिकली इसे मैंने बताया था, हम अभी अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने बोला था, उसे हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। तो कौन सा की होता है ये सब देख लिया था हमने। एक था कंट्रोल की, दूसरा होता है मेरा, दूसरा जो होता है वो होता है मेरा ऑल्ट की, एक होता है मेरा शिफ्ट की। तो ये तीन कीज हैं, तीन कीज ढूंढो, कंट्रोल है, ऑल्ट है, शिफ्ट कहीं नहीं दिया हुआ है, तो जो पहला वाला जो ऑप्शन है वही हो जाएगा। इसके अलावा एक कौन सा की हो गया, शिफ्ट की। एक और की होती है जिसे हम लोग कहते हैं विंडोज की। ठीक है, तो ये कुछ कीज हैं जिसे हम लोग कहते हैं मॉडिफायर कीज, जो हमेशा कभी भी सिंगल यूज नहीं होती और हमेशा किसी और की के कॉम्बिनेशन के साथ इसे यूज करी जाती हैं। नेक्स्ट है मेरा ए डैश एन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस का मतलब कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स। तो बेसिकली कंप्यूटर्स के बीच में, यानी कि सिस्टम्स के बीच में अगर हमें इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़े, तो एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कॉम्बिनेशन के थ्रू बनती है, किसके किसके कॉम्बिनेशन के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के थ्रू, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि नेटवर्क क्या होता है। बेसिकली नेटवर्क एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल से इसे समझा सकता हूं मैं। राउटर आपने देखा है, जैसे अगर सपोज करो लैन का जो नेटवर्क होता है, वाईफाई जो है, ठीक है, वाईफाई जो है, वाईफाई में एक राउटर होता है जहां से सिग्नल वो कैच करता है। ठीक है, राउटर क्या हो गया, एक हार्डवेयर हो गया। अब जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे, जैसे सपोज आपने जियो फाइबर लगा लिया, ठीक है, तो जियो फाइबर का आपको हमेशा एक राउटर मिला, और आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने जियो फाइबर लगाया है तो उसे अगर आपको कनेक्ट करना है अपने सिस्टम में, तो उसके अकॉर्डिंग, इस जियो फाइबर के अकॉर्डिंग इसके अंदर ड्राइवर को अपडेट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि नहीं सर, हमने बिना ड्राइवर को अपडेट किए ही जो है इसे इंस्टॉल करा हुआ है जियो फाइबर को। तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि चीज़ों को इस अभी के टाइम में सिस्टम इस तरह से आती हैं कि चीज़ें जो हैं जैसे ही आपने उसे लगाया है, कनेक्ट करा है, तो वैसे ही वो अपने ड्राइवर्स को ऑटोमेटिक अपडेट कर लेता है सिस्टम। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं चलता है, वो अपडेट हो जाता है। और यही प्रोसेस ही क्या कहलाता है, यूटिलिटी एप्लीकेशन, जिसमें हमें हमारी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है सिस्टम को। ठीक है, मतलब सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है कि जो भी टफ हो या लेंदी चीज़ें हैं तो वो सिस्टम अपने आप कर ले खुद से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स के बीच में शेयर करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नेटवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिपेयर फॉर अ नोन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अ और एन डैश। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बग क्या होता है। बग जो है किसी प्रोग्राम में, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन में होता है, और ये एक तरह का एरर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं इसे समझाता हूँ। सपोज आपने कंप्यूटर का नोट्स बनाया, ठीक है, आपने नोट्स बनाया और पूरा इस नोट्स को कंप्लीट कर लिया। अब बाद में जब आप इसे रीड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आपको अचानक से रियलाइज हुआ कि इस टॉपिक को मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर। तो आपने क्या करा, एक छोटा सा नोट लेकर के या छोटा सा पेपर लेकर के, जिस जगह पे वो नोट मिसिंग था आपने वहां पे उसे चिपकाया और वहां पे उस नोट को लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से फिर आपने आगे आगे आप बढ़े, नोट्स के अगले पेज पे गए, तो आपको लगा कि ये टॉपिक जो है मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, तो आपने क्या करा, वहां पे उसे कवर करा। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको लगा कि इस जगह पे मैंने एरर करा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो मैंने इसका जो एग्जाम्पल दिया है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का जो आपने एग्जाम्पल दिया है, या फिर जो है आपने किसी का डेफिनेशन लिखा है, वो सही नहीं है, इससे बेटर मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, तो आपने वहाँ पे उसे जो है एंटर करा। तो यही सारी चीज़ें जो है, जो जो चीज़ें मिसिंग है, जिस तरह का एरर आ रहा है, यही कहलाता है कंप्यूटर के दुनिया में बग। ठीक है, या एरर। और इसे दूर करने के लिए हम लोग जिस चीज को यूज करते हैं, जिस कोड को यूज करते हैं, वो कहलाता है मेरा पैच। ठीक है, PATCH, पैच। और
जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपके सिस्टम पे सपोज विंडोज 11 है, ठीक है, अभी 11 आ गया तो विंडोज 11 है। आप देखे होगे कि थोड़े थोड़े दिनों में, कुछ कुछ महीनों में या फिर कुछ कुछ समय में विंडोज 11 आपका अपडेट आपको मांगता है कि मतलब इसे अपडेट करना है, तो ये अपडेट होता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, जो कंपनी होती है वो चेक करती है कि इस विंडोज 11 के अंदर कुछ एरर है कि नहीं। तो चूंकि बहुत बड़ा ये फाइल होता है, बहुत बड़ा, तो काफी समय लगता है इसे करेक्ट करने में। तो जब जब भी कंपनी को किसी तरह का बग मिलता है, किसी तरह का एरर मिलता है, तो वो इस एरर को दूर कर देती है, और जो है उस एरर को दूर करके आपको इंटरनेट के थ्रू, बिना किसी पैसे को लिए, बिना किसी चार्ज के, उस कोड को जो है आपके सिस्टम पे डाल देती है, जिससे उस विंडोज 11 के अंदर वो जो एरर होता है वो खत्म हो जाता है, वो दूर हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, पैच कहलाता है, PATCH, पैच, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, अपडेट करना कहते हैं, सिस्टम को अपडेट कर देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज जस्ट द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी जॉइंड टुगेदर। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, दैट कैन बी जॉइंड टुगेदर, जिसे जो है एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो नेटवर्क की जब भी बात होगी, ठीक है, तो वहां पे कौन नेटवर्क को जोड़ने का काम किसके द्वारा होगा, तो इंटरनेट के द्वारा। तो यहाँ पे जो इंटरनेट है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ अ फायर वॉल। बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फायर वॉल क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, चीज़ों को सिंप्लीफाइड करना। तो फायरवॉल जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है फायरवॉल का, कि जब भी आप ब्राउज़र कर रहे हो या गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, या फिर आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, या फिर किसी और को फाइल भेज रहे हो, तो उस समय जो भी डाटा आप शेयर कर रहे होते हो, तो उस डाटा में, या फिर डाउनलोड कर रहे होते हो, तो उस समय ये फायरवॉल जो है ये चेक करता है कि कोई ऐसा फाइल आ तो नहीं रहा जो सिस्टम को खराब कर दे, या फिर कोई ऐसा फाइल जा तो नहीं रहा जो पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो वो कनेक्शन को इंटरप्ट कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। फायरवॉल का जो की फंक्शन है वो क्या है, तो मॉनिटर करना चीजों को। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ई मार्केटिंग इज सेम एज। बेसिकली ई मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केट, इसके कुछ नाम है। एक है मेरा ऑनलाइन मार्केट, जैसा अभी मैंने बोला, उसी तरह से इंटरनेट मार्केट, उसी तरह से डिजिटल मार्केट। तो जो डिजिटल मार्केट है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ डैश प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, अ लेआउट एंड अ बैकग्राउंड डैश। मतलब सॉरी, डैश नहीं, वहां स्टार्टिंग में डैश दिया है। मतलब कहना ये चाह रहा है ये क्वेश्चन कि कुछ ऐसा प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ऑलरेडी फॉन्ट्स वगैरह सब, या लेआउट्स या बैकग्राउंड ऑलरेडी पहले से प्री डिजाइंड होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या है, तो बेसिकली ये टेम्पलेट कहलाता है। टेम्पलेट जो है, जैसे सपोज अगर आपने पावर पॉइंट यूज करा होगा, तो जब भी आप नया डॉक्यूमेंट लेंगे तो नीचे कुछ टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे जो एक पर्टिकुलर मॉडल से रिलेटेड होगा। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको PPT बनानी है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उससे बहुत सारे आपको टेम्पलेट दिख जाएंगे। तो टेम्पलेट का काम क्या होता है, प्री डिजाइन चीजें यहाँ पे होती हैं जिसे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम लोग जो है अपना समय बचा लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। जब भी सिलिकॉन चिप की बात हो और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात हो तो वो हमेशा इंटीग्रेटेड चिप कहलाता है या इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
पहले मैंने बता दिया, अभी मैं समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ डिवाइस ऑपरेटिंग, एक ऐसा डिवाइस जो ऑपरेट करता है एट द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन है, सपोज करो कि आपका आपका मोबाइल यहाँ पे है और आप ब्लूटूथ के द्वारा जो है किसी और दूसरे रूम में एक मोबाइल है, आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बीच में एक बहुत मोटी सी दीवार है, ठीक है, जिससे जो रेज है मोबाइल का वो इधर से इधर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, इस मोबाइल का जो ब्लूटूथ रेंज है उसकी एक बाउंड्री यहाँ पे लिमिट हो जाएगी। ये जो फिजिकल बाउंड्री है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक ऐसा डिवाइस जो कि फिजिकल लेयर्स के साथ डील करता है, उस पे ऑपरेट करता है। मतलब कुछ ऐसा अगर मैं यहाँ पे लगा दूं जिसके थ्रू जो है आप कितनी भी बड़ी बाउंड्री दे दो, ये रेंज जो है हमेशा आराम से, मतलब ये जो स्ट्रेंथ होगा सिग्नल का वो आराम से इधर जाएगा। और भी अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो कि आपका जो है 3 फ्लोर का मकान है, ठीक है, आपने सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, उस पर वाईफाई का कनेक्शन लगाया हुआ है। किसी भी तरह से कुछ खाच करके जो है एक दो टावर के साथ जो है वो जो फर्स्ट फ्लोर है उस तक नेटवर्क जाता है, और थर्ड फ्लोर पे नेटवर्क वाईफाई का नहीं जा रहा है। तो उस मतलब जो ये जो नेटवर्क है वाईफाई का, उसका रेंज कहाँ तक है? फर्स्ट फ्लोर तक है, जो सेकंड फ्लोर पे वो नहीं जा पा रहा है। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा? इस सिचुएशन पे जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक्सटेंडर लगाओगे। एक्सटेंडर का काम क्या होगा? ये जो रेंज है इस रेंज को बढ़ा देगा, जिसके थ्रू जो है आपका जो जो सेकंड फ्लोर है या उसके ऊपर का फ्लोर है वहां तक भी जो है नेटवर्क जा सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस जो कि फिजिकल लेयर्स पे काम करता है वो कौन है? तो आंसर है इसका ब्रिज, राउटर, रिपीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है रिपीटर। रिपीटर को एक्सटेंडर भी कहते हैं। एक्सटेंडर मतलब एक्सटेंड कर देना, रिपीटर मतलब बार बार रिपीट करना। तो ये जो वाईफाई का जो नेटवर्क था उसे वो बार बार रिपीट करके आगे बढ़ाता जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, समथिंग विच हैज ईजली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस। एक मिनट, क्वेश्चन है यहाँ पे, समथिंग विच हैज ईजली अंडरस्टूड, चाहे यहाँ पे गैपिंग होगा इसीलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, स्पेस नहीं दिया हुआ है। समथिंग विच हैज ईजली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस इज सेड, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसे आसानी से समझी जा सके, मतलब कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसे आसानी से समझा जा सके। तो अगर कुछ चीजें हों जो आसानी से समझी जा सकती हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूजर फ्रेंडली कहेंगे। तो यूजर फ्रेंडली इसके लिए वर्ड यूज होता है, तो आंसर होगा यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को मैनिपुलेट कर देता है अलग अलग तरीके से। एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, इस मैनिपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अपग्रेडिंग, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन है बैच, चौथा ऑपरेशन है यूटिलाइजिंग, और पांचवा ऑप्शन है डाउनलोडिंग। अब देखो, कंप्यूटर का काम क्या है? मैनिपुलेट करना डाटा को। जैसे सपोज करो ये आपका कंप्यूटर हो गया, आपने इनपुट में कुछ टाइप करा, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? आपको एक आउटपुट देगा। तो मतलब जो आपने इनपुट के थ्रू जो डाटा एंटर करा है, कंप्यूटर उसे मैनिपुलेट करके उसे कुछ और आपको देगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाएगा। तो ये जो मैनिपुलेटिंग जो है ये क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोसेसिंग हो जाएगा। एक से मेरा हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंसीडर्ड डैश स्टोरेज मीडियम, ये पहले भी आया हुआ है। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डाटा इज रिकॉर्डेड इन फ्लॉपी डिस्क इज इन डैश रिंग। अब देखो, फ्लॉपी डिस्क जो होती है, इस तरह के सपोज ये आपका फ्लॉपी डिस्क है, तो फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा होता है वो रिंग की तरह जो है स्टोर होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो एक रिंग इसका दिखेगा जहाँ पे डाटा स्टोर है, फिर उसके बाद एक और रिंग होगा जहाँ एक और कुछ और डाटा स्टोर होगा। तो इन रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जनरली अ हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू केबल। अब क्या होता है कि हार्डवेयर का जो डिवाइस होता है वो कंप्यूटर में एक केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये जो कनेक्शन है ये क्या कहलाता है? तो इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस। जैसे सपोज आपने लैपटॉप के साथ अभी टाइपिंग के लिए आपने अलग से एक कीबोर्ड को ऐड करा हुआ है,
तो कीबोर्ड को ऐड करा हुआ है, तो जिसके थ्रू ऐड करा होगा, मतलब जो कीबोर्ड आपने एक्स्ट्रा में ऐड करा हुआ है, वो क्या हो गया, पेरिफेरल डिवाइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डिस्क को ट्रैक में डिवाइड कर सकते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है, सपोज आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क इंस्टॉल है, ठीक है, हार्ड डिस्क इंस्टॉल है। आप देखो, अगर आप इसका माई पीसी ओपन करोगे तो वहां पे आपको 3 इंपॉर्टेंट फोल्डर, या किसी किसी में 2 होता है, किसी किसी में 4 होता है। तो अगर आप देखो, एक आपको सी ड्राइव दिख रहा होगा, इसके अलावा आपको एक और ड्राइव दिख रहा होगा, या किसी किसी में एक और दिख रहा होगा। तो मतलब हार्ड डिस्क एक ही होता है, उसे जो है अपनी सुविधा के लिए अलग अलग मतलब पार्ट्स में बांट दिया जाता है पूरी ड्राइव को, कि यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम की फाइल रखेंगे, जो कंप्यूटर का मेन फाइल है, यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फाइल रखेंगे जिसे हम लोग बाद में एक्सेस कर सकें, या फिर जिसे हम डिलीट नहीं करना चाहते, जैसे किसी को मूवी रखना है, किसी को निशांति एकेडमी के नोट्स रखना है, तो वो अपने इस फोल्डर में रख सकता है। इसके अलावा भी किसी को कुछ पर्सनल चीज़ें रखनी है तो वो अपना एक और फोल्डर यहाँ पे रख सकता है। तो जब भी ये होता किसके थ्रू है, तो ये जो डिवीजन है वो डिस्क के ट्रैक को या सेक्टर को जो है हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं अलग अलग ड्राइव के फॉर्मेट में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट करना। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट मतलब वो फॉर्मेट इरेज करना नहीं हो गया यहाँ पे, फॉर्मेटिंग याद रखना बस, फॉर्मेटिंग इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग करना होता है। नेक्स्ट है मेरा डिवाइस विच टेक्स अ पिक्चर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कंप्यूटराइज्ड इमेज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब भी हम लोग किसी सपोज करो कि आपने नोट्स का क्या करा, पिक्चर ले लिया और पिक्चर लेकर के उसे पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने क्या करा, उस डॉक्यूमेंट का को स्कैन करा, तो ये जो डिवाइस है वो क्या कहलाएगा, स्कैनर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 कॉमन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स दैट एक्सेल रिकॉग्नाइजेस। नाउ एक्सेल के अंदर सबसे पहले एक्सेल होता क्या है, तो एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक को कहते हैं एमएस एक्सेल या सिंपली एक्सेल, दूसरा जो होता है एमएस वर्ड या सिंपली वर्ड, और तीसरा जो है एमएस पावर पॉइंट या सिंपली पावर पॉइंट। ये 3 जो फंक्शंस है, 3 जो एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। नाउ एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो एक्सेल के अंदर इस तरह से आपको स्प्रेडशीट मिलती है, जिसे वर्कशीट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो है जब भी हम लोग इसके अंदर कोई भी कमांड दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ कभी कभी कुछ वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली वाइल्ड कार्ड जो है 3 तरह की होती है। एक होता है मेरा टिल्डा, इस तरह को जो है इसको टिल्डा पढ़ते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन मार्क, तीसरा है जो है एस्टेरिक्स। ये 3 इंपॉर्टेंट वाइल्ड कार्ड्स हैं। बेसिकली वाइल्ड कार्ड जो है वो होती क्या है, तो अगर हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है एक्सेल के अंदर, तो हम लोग वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हैं नॉर्मल डाटा के साथ अटैच करके उसे। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो बहुत डीप जाना हो गया, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अभी बताना शुरू करूँगा तो ऐसे ही वीडियो इतनी लंबी जा रही है और चली जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पहले तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाइल्ड कार्ड जो है आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा वाइल्ड कार्ड नहीं है। तो याद रखना, ये एस्टेरिक्स, फिर ये क्वेश्चन मार्क और ये टिल्डा जो है, ये 3 जो है वाइल्ड कार्ड्स हैं। इसके अलावा डॉलर का साइन बहुत बार देता है पेपर में और बोलता है कि वाइल्ड कार्ड कौन नहीं है, तो डॉलर जो है वो वाइल्ड कार्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऐड 2 सेल्स A1 and A2 together we use the following formula। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब आप समझिए, सेंस जो है यहाँ पे 2 तरह का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हो। पहले क्वेश्चन का मतलब लगा कि मेल मर्ज से, सॉरी, जो सेल मर्ज से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सेल फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सिंपली जो है एडिशन से रिलेटेड ये दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2 सेल है। सपोज ये आपका पहला सेल है जिसका नाम है A1, फिर ये आपका दूसरा सेल है जिसका नाम है A2।
तो क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों सेल का जो डाटा है, अगर मुझे इसे ऐड करना है, मतलब मुझे प्लस करना है, ठीक है, मुझे दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? अब देखो, इसे अगर हमें प्लस करना है और प्लस करके सपोज आपको यहाँ पे लिखना है, इस सेल पे लिखना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इक्वल टू का साइन दोगे, ठीक है। नाउ इस इक्वल टू के बाद जो है, चूंकि सम करना, ऐड करना, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है और मतलब बहुत बार यूज होता है। तो एक्सेल के अंदर बहुत तरह से जो है इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसमें जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इक्वल टू का साइन। नाउ इस इक्वल टू का साइन जैसे ही आप दोगे, एक्सेल एप्लीकेशन तुरंत समझ जाएगा कि मुझे कुछ फॉर्मूला दिया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आपने A1 को सेलेक्ट किया, तो उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे A1 को लेना है। उसके बाद जो है आप प्लस का साइन दो और फिर आप A2 को लो, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि एक्सेल कि A1 को किसके साथ ऐड करना है? A2 के साथ ऐड करना है। फिर आप एंटर का साइन जैसे ही हिट करोगे, तो यहाँ पे A1 और A2 का सम आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया, मतलब इक्वल टू देन A1 प्लस A2 और फिर उसके बाद एंटर आपको दबाना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? आपने इक्वल टू का साइन दिया और इक्वल, अभी जिस तरह से एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वल टू का साइन दे करके इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको ऊपर में ऑटो सम का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक इन दोनों का सम हो जाएगा। तीसरा और जो सबसे फॉर्मल जो वे है वो ये है कि सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन दो, उसके बाद आप सम लिखो। तो जैसे ही सम लिखोगे तो एक सम कमांड अपने आप रन होगा। उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है, फिर आपको लिखना है A1, फिर आपको लिखना है A2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस देने की जरूरत नहीं है, जब आपने सम लिख दिया तो यहाँ पे सेमी कॉलन का ये डॉट दो ठो देना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक इन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये कुछ वे हैं जिसके थ्रू जो है आप एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। जो एक्टिव सेल है वो किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? तो सपोज करो ये आपका वर्कशीट है, इस तरीके का वर्कशीट है। तो इसमें जो सेल एक्टिव है, मतलब जिस सेल पे कर्सर है आपका, जिस सेल पे आप अगर कुछ टाइप करोगे तो उस सेल पे वो लिखाने लगे, तो वो सेल जो है हमेशा थोड़ा सा डार्क बॉर्डर होता है उसमें, मतलब इस तरीके से वो थोड़ा सा डार्क रहता है। तो थीक बॉर्डर आप कह सकते हैं, तो डार्क वाइट बॉर्डर जो है उसके चारों तरफ होता है। तो वो कौन सा सेल हो गया? एक्टिव सेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्कशीट कंटेन्स डैश रो। अब इसके जो ऑप्शन हैं ये पहले जमाने के हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है 2007 के मॉडल पे, मतलब जो एमएस ऑफिस के अंदर 2007 वाला जो एमएस ऑफिस था उसके अंदर जो एक्सेल का एप्लीकेशन था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बेस्ड है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर अभी पेपर में आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एक्सेल के अंदर टोटल रो का नंबर अलग होता है, टोटल कॉलम का नंबर अलग होता है। अब रो और कॉलम क्या है? सपोज करो ये आपका एक्सेल शीट है, ठीक है, इस तरीके का आपका एक एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट है। तो ये जो लंबा लंबा ऐसे जा रहा है ना, इसे हम लोग कहेंगे कॉलम। ये जो है ये क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा। वहीं जो ऐसे जा रहा है ये क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। तो क्वेश्चन ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है कि अभी के टाइम में जो एम एस एक्सेल है या 2010 के बाद से जितने सारे इसके वर्जन आए हैं एम एस ऑफिस के, उसमें जो एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेल के अंदर जो टोटल रो की संख्या है वो 1048576 है। ये डाटा एक बार बैंक के एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर आप इसे लर्न कर लोगे तो बेटर होगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलम कितने हैं, तो टोटल कॉलम की संख्या 16,384 है, ठीक है। अब जो कॉलम है उसे हम लोग हमेशा XFD, ठीक है, XFD के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला जो कॉलम होता है उसे XFD कहता है। तो इस तरीके से जो है, मतलब इसमें और भी डाटा दिया हुआ है, ये डाटा आप याद कर लेना। टोटल जो कॉलम की जो वीथ होती है, मतलब जो चौड़ाई है, इसको मतलब जैसे सपोज ये कॉलम है, इसे आप लास्ट के जितना तक फैला सकते हो, तो उसमें टोटल कितने वर्ड्स या कैरेक्टर्स अट सकते हैं, तो टोटल कैरेक्टर जो है 255 कैरेक्टर इसके अंदर लिखाया जा सकता है। वहीं अगर हमें पूछा जाए कि एक सेल में हम लोग कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं,
तो 32,776 मतलब एक छोटा सा सेल है, इसके अंदर अगर हम लिखने जाएं तो टोटल कैरेक्टर कितना इसके अंदर लिखाएगा, तो 32,776 टोटल कैरेक्टर होगा। पहले के टाइम में मतलब 2007 का वर्जन ले लो या उससे पहले का वर्जन ले लो, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्कशीट होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कितनी सारी वर्कशीट ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल के अंदर या एक्सेल वर्कबुक के अंदर होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे तो अगर सपोज करो आपका 2007 का वर्जन है, कैसे चेक करोगे 2007 का वर्जन है या उससे पहले का वर्जन है, तो जब आप एक्सेल को ओपन करोगे तो यहाँ पे जैसे सपोज ये एक्सेल की ये फाइल यहाँ पे ओपन है इस तरह से, तो आपको यहाँ पे छोटा सा आपको 3 टैब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रहा है तो यानी वो 2007 या उससे पहले का मॉडल है। लेकिन अगर आप अभी का लेटेस्ट अगर यूज़ करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट होती है, मतलब शीट 1 ही होती है और उसके बाद प्लस आइकन दिया हुआ रहता है। मतलब आप अगर प्लस पे क्लिक करोगे तो आप जितनी चाहे टोटल शीट ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती है? 1 शीट होती है, अभी की जितनी सारी मतलब एक्सेल की एप्लीकेशन आ रही है उसमें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितना हम लोग शीट ले सकते हैं, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ शीट ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि मेमोरी कितनी है आपके सिस्टम की। नेक्स्ट जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो कितने होते हैं। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, मतलब इस तरह का जो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये टोटल कितने बॉक्स होते हैं। तो बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डाटा आएगा वो टोटल नंबर ऑफ सेल होता है। तो ये मैंने ऐसे ही दे दिया डराने के लिए आपको कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसे लर्न करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, बाकी का पढ़ लेना, क्योंकि अगर आया तो फिर उसमें आप प्रिपेयर रहोगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, यूजिंग द F11 शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट ऑन चार्ट शीट क्रिएट्स। अब क्वेश्चन है कि अगर हम F11 शॉर्टकट की एक्सेल के अंदर दबाते हैं, तो आप दबा के देख सकते हो, आप एक्सेल ओपन करो, F11 जो फंक्शन की है आप उसे क्लिक करो, तो हमारा जो 2 डायमेंशनल जो कॉलम चार्ट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है याद रखना है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। F11 जो शॉर्टकट की है एक्सेल के अंदर वो किसके लिए है? आपको जो कॉलम चार्ट है 2 डायमेंशनल का उसे ओपन करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा एक और बात, कोर्स के अंदर जो है एक्सेल की आपको 2 फाइल्स दिख रही होंगी आई थिंक। एक फाइल जिसके अंदर पूरा डिटेल में सारा चीज़ मैंने मेंशन करा हुआ है, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चंस लड़ेंगे। मतलब वो जो टॉपिक मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, जो पीडीएफ दिया हुआ है कोर्स के अंदर, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना, इससे श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा। और वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको आपका बेसिक क्लियर करा हुआ है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख के जाना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा फाउंड इन अ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट के अंदर 3 तरह का जो है हमें डाटा मिलता है, वो कौन कौन सा डाटा है? तो हमें नंबर मिलता है, मतलब हम नंबर को एंटर कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, फॉर्मूला को कर सकते हैं और लेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, टू सेलेक्ट अ कॉलम द इजीएस्ट मेथड इज टू। अगर हमें पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो सबसे इजी वे क्या है? पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, मतलब जैसे सपोज ये आपका एक्सेल फाइल है, तो हमें ये पूरा कॉलम को सेलेक्ट करना है, मतलब इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? कर्सर को सबसे ऊपर लेकर के जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? कर्सर को सबसे ऊपर लेके जाऊंगा, तो इस तरीके से एरो बन के आएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा जो कॉलम होगा ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिक द कॉलम हेडिंग, मतलब यहाँ पे हेडिंग जो लिखा हुआ होगा वहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से दिए हैं मैंने क्योंकि ये पूछा गया है पेपर में। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हो कि मेरे हों, तो आपको करना क्या है? लैपटॉप अपना ओपन करिए और एक्सेल का जो बेसिक चीज़ है ना, कोई भी वीडियो खोलिए यूट्यूब पे जहाँ पे एक्सेल का आपको बेसिक सिखाया गया है। तो जो जो चीज़ वो करके देगा ना, मतलब जो जो चीज़ वो बता रहा है बस उसको एक बार देख के समझ लो, देख के समझना है। मतलब आपको एक्सेल का एप्लीकेशन खोलना है, वो जो जो चीज़ कर रहा है, जो जो चीज़ बता रहा है, वो चीज़ आप देखो, विजुअलाइज करो। जैसे आप विजुअलाइज करोगे चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फंक्शन की अलाउ
द कंटेंट इन द सेल। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा स्पेशल फंक्शन की है जो हमें सेल के अंदर कंटेंट अलाउ करता है। मतलब आपको किसी सेल में आपको कुछ लिखना है, जैसे सपोज ये सेल सेलेक्ट हुआ है, तो अगर हमें कुछ लिखना है इसके अंदर तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत सारा मेथड है। एक जो सबसे इजी मेथड है कि आप कर्सर को यहाँ पे लेकर के जाएं और डबल क्लिक करें, तो उसके बाद जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको एक जो है राइटिंग का एक बॉक्स दिख रहा होगा ऊपर में, वहाँ पे आप जाकर के कुछ लिख सकते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा आएगा। यहाँ पे इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन की के थ्रू जो है हम लोग इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न की मेंशन है। रिटर्न की बेसिकली बैक स्पेस की को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बैक स्पेस की को जैसे ही आप प्रेस करोगे वैसे ही कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच सेल इन एन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड टू बाय इट्स सेल एड्रेस विच इज द। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सेल है, ठीक है, मतलब एक्सेल के अंदर कोई किसी सेल को लिया है मैंने, सपोज ये सेल है, यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेकर के जा रहा हूँ, तो ये जो सेल है ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव सेल है। तो इसे अगर इसका अगर एड्रेस मुझे चेक करना है, मतलब इस सेल का एड्रेस क्या है, तो हम लोग इसे कैसे देखते हैं। तो हमें हमेशा सेल का रो दिखेगा और सेल का कॉलम का लेबल दिखेगा। मतलब क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि ईच सेल इन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, मतलब एक्सेल के अंदर हर एक सेल जो है एक्सेल डॉक्यूमेंट में इज रिफर्ड बाय इट्स सेल एड्रेस, उसका एक सेल एड्रेस दिया हुआ रहता है। मतलब जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको वर्कशीट दिखेगा इस तरीके से। यहाँ पे एक छोटा सा जो है टूल दिख रहा होगा जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। इसके बगल में एक और टूल दिख रहा होगा जिसे हम लोग एड्रेस, जो सेल का एड्रेस बताता है, ठीक है, सेल एड्रेस बताता है। तो क्वेश्चन है कि इस सेल एड्रेस में जो है व्हाट विच इज द डैश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। अच्छा, ये इंग्लिश हिंदी वाला क्वेश्चन है यार, ये हिंदी इंग्लिश जो है ना मिक्सअप हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है। विच इज द डैश, तो वो क्या है। तो इसका आंसर है कि जो सेल एड्रेस होता है उसमें सेल का रो आपको दिखेगा, सेल का कॉलम का लेबल दिखेगा, ठीक है। जैसे सपोज A3 दिया हुआ है सपोज, तो मतलब जो आपका कर्सर है वो ए कॉलम और थर्ड रो पे आपका यहाँ पे कर्सर है। मतलब जो सेल आपने सेलेक्ट करा हुआ है वो A3 सेलेक्ट करा हुआ है, मतलब ए कॉलम में तीसरा रो, ठीक है, वो सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है ये। द व्यू दैट पुट्स अ ब्लू लाइन अराउंड ईच पेज दैट विल बी प्रिंटेड इज द। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो व्यू जिसके थ्रू जो है हमें जिस जहाँ तक पेज को प्रिंट करना है वहाँ तक हमें ब्लू लाइन दिखता है। बेसिकली पहले ब्लू लाइन दिखता था, अभी के टाइम में ये डॉटेड डॉटेड जैसा दिखता है, डॉट लाइन के जैसा दिखता है। तो क्वेश्चन इसे क्या कहते हैं, आंसर है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसका एक आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन यू आर टाइपिंग एन इक्वेशन इनटू अ सेल द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट बी एंटर। तो जब भी हमें इक्वेशन टाइप करना होता है तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन देते हैं सेल के अंदर, तो इक्वल टू इसका राइट आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला हमें जब भी एंटर करना है किसी सेल के अंदर तो हम लोग सबसे पहले क्या हम लोग डालेंगे, तो आंसर होगा वहाँ पे इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कंडीशंस के अंदर। तो देखो, हमें जब भी कभी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है सेल के अंदर एक क्या बोलेंगे टूल होता है जिसके थ्रू जो है हम लोग सेल को डिज़ाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, उसे उसके अंदर फॉर्मेट करते हैं, मतलब अलग अलग तरह का कंडीशन का फॉर्मेट होता है। तो इसके अंदर हमें क्या चेक करना पड़ता है, मतलब जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखेगी कि आपको क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करना है। तो सेल वैल्यू फॉर्मूला दोनों चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टूल यू विल यूज टू जॉइन सम सेल एंड प्लेस द कंटेंट इन द मिडल ऑफ द जॉइंट सेल। मतलब क्या कह रहा है, ये जो है सेल मर्ज से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सपोज ये इस तरीके से आपका सेल दिया हुआ है, वर्कशीट दी हुई है एक, तो आपको क्या करना है, ये वाला सेल जो आपने यहाँ पे देख रहे हो और उसके बाद वाला सेल ये है,
आप चाहते हैं इन दोनों को मिला के मैं एक सेल कर दूं और जो भी मैं लिखूं उसके बीच में लिखा है, यहाँ पे बीच में लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मर्ज का ऑप्शन आता है, मर्ज एंड सेंटर का, तो हम लोग ये ऑप्शन जो है क्लिक कर देंगे। अब एक बात जो मैं आप सभी स्टूडेंट को कहूँगा वो ये है कि पावर पॉइंट हो, ठीक है, पीपीटी में लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एक्सेल हो या फिर आपका वर्ड हो, इन तीनों एप्लीकेशन को एक बार ओपन करके उसके अलग अलग टैब में क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब जैसे सपोज आपने एक्सेल फाइल ओपन करी, ठीक है, सपोज ये आपका एक्सेल का फाइल ओपन है, तो उसमें जैसे सपोज होम टैब में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद व्यू टैब में क्या क्या चीज़ें मतलब क्या क्या आ रहा है, तो वो सारा जो एप्लीकेशन है, मतलब इसके अंदर जो जो टूल्स मेंशन है उसे एक बार अच्छे से देख लेना और बेटर होगा किसी पेज वेज पे लिख करके जो है उसे लर्न कर जाना। अगर अगर आपने कोर्स लिया हुआ है निशांति एकेडमी ऐप पर तो आपको जो पीडीएफ मिला हुआ है उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो इसे रट जाना, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और कोई भी एग्जाम हो पूछ लेता है ये सब चीज़, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ना, तो अगर आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, यही क्वेश्चन है, द नेम बॉक्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। जो फॉर्मूला बार होता है जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके लेफ्ट में जो नेम बॉक्स होता है, तो यहाँ पे द नेम बॉक्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, तो वो क्या शो करता है, तो ऑब्वियस है कि वो सेल को शो करता है, मतलब सेल का आपको बताएगा डेजिग्नेशन कि मतलब वो कौन सा सेल है, कॉलम और रो का कौन सा इंटरसेक्शन है, तो शो द नेम ऑफ सेल और रेंज करेंटली वर्किंग ऑन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ईच एक्सेल फाइल इज अ वर्कबुक। हर एक्सेल फाइल जो है वो एक वर्कबुक होती है दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट, मतलब अलग अलग तरह का शीट जो है वो कंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ शीट इन द वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर किस तरीके का शीट नहीं होता है हमें ये बताना है। तो वर्कशीट होती है, चार्ट शीट होती है, हम लोग चार्ट बना सकते हैं, मैक्रो की शीट होती है। मैक्रो क्या होता है ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, आप गूगल कर लो क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर फालतू का, ऐसे ही ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे डाटा शीट, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। मैक्रो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है, आपको मैंने कोर्सेस में बताया हुआ है, एक बार वीडियो जरूर देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मेथड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट को अगर हमें एडिट करना है तो हम लोग कौन सा जो है करेक्ट मेथड इसमें से नहीं है, मतलब हम यूज नहीं कर सकते। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है प्रेस ऑल्ट की, अब हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों मैच हो गया, प्रेस ऑल्ट की, अगर हम ऑल्ट की प्रेस करके जो है हम लोग क्या किसी सेल को एडिट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। दूसरा F2, ये शॉर्टकट है, याद रखना, अगर हमें सेल को एडिट करना है, एडिट करना है मतलब अगर किसी सेल में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट F2 अगर आप की प्रेस करोगे तो उसके बाद जो है आप डायरेक्ट जो है कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, मतलब आप उसमें लिखना शुरू कर दोगे। इसके अलावा फॉर्मूला बार पे अगर आप लिखोगे तो भी जो है आप किसी सेल पे लिखना शुरू कर दोगे। इसके अलावा अगर आप सेल पे डबल क्लिक करोगे तो भी जो है आप लिख सकते हैं। ये तीनों मेथड एकदम याद कर जाना है कि इन तीनों के थ्रू जो है आप सेल के अंदर कंटेंट को लिख सकते हैं या किसी सेल को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज करो कि आपको कोई डाटा जो है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इस तरीके से लिखा हुआ है सेल में, ठीक है, मतलब हर एक सेल में इस तरीके से कॉलम के फॉर्मेट में आपने लिखा हुआ है, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब आपको ये लग रहा है कि मैं इसे कैसे लिखूं, रो में लिखूं, ठीक है, इस तरीके से लिखूं मैं, तो क्या ये पॉसिबल है, किया जा सकता है, तो इसका आंसर है हाँ किया जा सकता है। प्रोसेस क्या है, आपको इन सभी को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके कट करो, कट के लिए क्या होता है Ctrl+X होता है, और उसके बाद जो है पेस्ट नहीं करना है, आपको पेस्ट स्पेशल चूज करना है। पेस्ट स्पेशल आपको ऊपर की तरफ राइट साइड में होम टैब पे आपको दिख जाएगा और उस पर आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांसपोज का, तो आपको ट्रांसपोज पे क्लिक करना है, तो वो डाटा जो है इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस डाटा विद द अनदर इन द शीट। क्वेश्चन है कि कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमें डाटा को रिप्लेस करना है किसी और जगह पे, किसी और शीट पे। मतलब एक शीट से दूसरे शीट में हमें डाटा रिप्लेस करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल+H यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेनू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज इनटू टू। अगर हमें विंडोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे कौन सा विंडो की बात हो रही है सर? जब आप कंप्यूटर को ओपन करोगे तो आपको आपका स्क्रीन दिख रहा होगा, तो इसी स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। तो आप चाहते हो कि अगर आपको ये दो पार्ट्स में डिवाइड दिखे तो उसके लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्टकट की? तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है वैसे। आप व्यू में जा करके विंडोज़ में जाना है, आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन क्लिक करना है। अब तो और भी इजी हो गया है, अगर आपने कुछ भी ओपन करा हुआ है तो ऊपर में जैसे एक होता है मेरा मैक्सिमाइज का ऑप्शन, एक होता है मिनिमाइज का ऑप्शन, एक होता है कट का ऑप्शन। तो जब आप मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो ये इसी बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि आपको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है स्क्रीन को, या तीन पार्ट्स में स्क्रीन करना है, या चार पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो वो भी एक ऑप्शन है। और ऐसे ही तो आप व्यू, उसके बाद विंडो, फिर उसके बाद स्प्लिट। इसके अलावा और भी बहुत सारा तरीका है। आप जो है रन कमांड टाइप करो, उसके बाद उस पर विंडो टाइप करो, उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पे मतलब आप स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक कर दो तो फिर तब भी जो है आपका स्क्रीन जो है स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन द डिफरेंट शीट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। अगर हमें किसी एक दूसरे शीट से, किसी एक दूसरे शीट की किसी एक सेल से डाटा चाहिए, मतलब आप किसी एक शीट पे काम कर रहे हो, ठीक है, किसी एक शीट पे काम कर रहे हो एक सेल के अंदर, और आपको लग रहा है किसी और एक शीट में एक ही वर्क बुक के अंदर बात हो रही है। मतलब वर्क बुक के अंदर आप बहुत सारी शीट बना सकते हैं। सपोज आपने पहली शीट बनाई, फिर आपने दूसरी शीट बनाई, फिर आप तीसरी शीट बना रहे हो। तो आपको लग रहा है कि पहली शीट से मुझे कोई डाटा है जो मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, तो आपको यहाँ से उस डाटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे ट्रांसफ़र करोगे? तो इसके लिए जो मतलब जो प्रोसेस है उसका नाम है रेफरेंसिंग। ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे? रेफरेंसिंग यूज़ करेंगे टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। मतलब जो है कहाँ पे, सिंपल सा है कि एक्सेल में हम लोग कहाँ पे वैल्यूज और फार्मूलाज को एंटर कर सकते हैं, आंसर है फार्मूला बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल कैलकुलेशंस कैन बी मेड इन अ सिंगल फार्मूला यूजिंग। अगर हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं एक ही फार्मूला को यूज़ करके, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? तो एरे फार्मूला यूज़ करते हैं। एरे फार्मूला क्या होता है? सीरीज ऑफ फार्मूला होता है जो एक ही बार में सारा लगभग में दिखता है, और तरीका होता है लिखने का। अब वो बताने नहीं जा रहा मैं, वो आएगा भी नहीं पेपर में, ठीक है, कि एरे फार्मूला को कैसे लिखा जा सकता है। बाकी अब इस पीडीएफ को पढ़ लेना तो बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक जो है वो किसका कलेक्शन है? ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वर्कशीट एंड चार्ट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। मतलब हमें एक्सेल में हमने एक नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करा, ठीक है, और जो रिमाइंडर है हमें उस रिमाइंडर पे जाना है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन की यूज़ करते हैं? तो मॉड, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर आप प्रेस करोगे तो आपको रिमाइंडर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन द एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर हम लोग बहुत तरह के चार्ट बना सकते हैं, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा बना सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन द एक्सेल। एक्सेल के अंदर करंट डेट और टाइम को कैसे इंटर करते हैं? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? नाउ हम लोग, अगर हमें करंट चाहिए तो बहुत बेसिक सा ये फंक्शन है। आप सपोज ये मेरा एक्सेल वर्कशीट है, कर्सर को किसी एक सेल पे लेकर के जाओ तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्टिव सेल। अब इसमें हमें टाइप करना है नाउ, देन ओपन ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद एंटर दबाना है। तो यहाँ पे अभी का जो टाइम होगा
और डेट होगा वो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। बहुत मेहनत करी है सारे क्वेश्चंस को निकालने में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर में और भी अगर आपके घर में और भी आईडी होगी तो उसके थ्रू भी सब्सक्राइब कर दो, मुझे 500 सब्सक्राइबर चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू यू डिस्प्ले द करंट डेट ओनली इन MS एक्सेल। अगर हमें करंट डेट चाहिए, मतलब अभी का आज का जो डेट है वो दिखाना है, आज का डेट और टाइम दोनों दिखाना है, तो नाउ उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर हमें सिर्फ डेट दिखाना है तो टुडे और उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो। अब ये जो है याद कर लेना, क्योंकि इसी के लिए जो है आपको कोई फॉर्मूला या किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर काम करके मुझे दिखाना पड़ेगा, और वो चीज़ मैंने शायद ऑलरेडी किया हुआ है अपने कोर्स में। तो अगर आप कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पे जाकर के वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। यहाँ पे बस अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है कुछ वीडियोस देख लेना है एक्सेल पर बेस, ताकि जो है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डॉलर सिंबल को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम या रो को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरा, एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द। एक्सेल जो है करंट सेल एड्रेस को कैसे डिस्प्ले करता है, तो नेम बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल। अगर हमें एक्सेल में मैक्रोज अगर क्रिएट करना है तो हमें कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे, तो विजुअल बेसिक कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज टू टू यूज टू डैश कमांड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें वर्ड में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को हमें सर्च करना है, खोजना है, तो सबसे इजी वे क्या है, तो फाइंड कमांड है। उसके थ्रू जो है हम लोग किसी एक वर्ड को जो है फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, टेक्स्ट और ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट एंड कॉपीड आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने कुछ भी कॉपी करा, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज ये PDF आप रीड कर रहे हो, तो उस समय आपने यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके आप चाहते हो कि इसे कट करके मैं कहीं और पेस्ट करूँ, तो जैसे आपने कट कर लिया इसे, तो उसके बाद ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो आंसर है क्लिपबोर्ड पे वो रहता है। ठीक है, जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ फॉर ऑल द वर्ड डॉक्यूमेंट। जितने सारे वर्ड डॉक्यूमेंट है सभी के लिए जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आंसर है डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू टाइप अ वर्ड दैट इज नॉट इन वर्ड्स डिक्शनरी अ वेवी डैश अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड। जैसे सपोज करो आप वर्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है, अब वर्ड जो है वो USA का प्रोडक्ट है, MS वर्ड। तो उस पे जैसे अगर आप राम लिखोगे, श्याम लिखोगे, तो वो नहीं लेगा। राधे श्याम लिख दिया तो वो उसके डिक्शनरी में जो है ये सब वर्ड नहीं है, तो नीचे में एक रेड कलर का एक ऐसे वेवी लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो किस कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर यही आपसे ये पूछा जाए कि अगर ग्रामेटिकल एरर है किसी लाइन में, तो उसमें जो है किस कलर का जो है वेवी लाइन आता है, तो ब्लू कलर का वो वेवी लाइन होता है। ठीक है, मतलब इसी तरह का आपको वेवी लाइन दिखेगा, लेकिन वो ब्लू कलर का होगा। कब, जब ग्रामेटिकल एरर है। अगर किसी वर्ड में अगर वो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, उसके MS वर्ड के डिक्शनरी में नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो वेवी लाइन होती है वो रेड कलर की होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डैश बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू कैंसिल योर रिसेंट कमांड और एक्शन। अगर हमने कुछ, अगर जैसे सपोज करो कोई भी फाइल डिलीट कर दी गलती से, तो ये जो डिलीट करी है इसे अगर हमें हटाना है, ठीक है, मतलब हमें जो है गलती से डिलीट हो गया, इसे वापस लाना है इस फाइल को, तो कौन सा बटन हम लोग प्रेस करेंगे, मतलब उसके लिए कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, अंडू करेंगे। और अंडू करने का जो तरीका क्या क्या है, तो कंट्रोल+Z। ठीक है, कंट्रोल+Z करने से जो भी चीज़ें आपने करी होंगी वो ख़त्म हो जाएगी और फिर से जो है वही चीज़ आ जाएगा। मतलब जैसे सपोज यहाँ पे अनुमति देता है, ये वर्ड लिखा हुआ है, मुझे इस वर्ड को डिलीट कर दिया मैंने बाई चांस, गलती से मेरे से मिस्टेक हो गया, तो मैंने सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दिया।
तो मुझे ये दोबारा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस जेड क्लिक कर दूंगा, जिसके कारण जो है जो जो भी मैंने करा था वो अंडू हो जाएगा। लेकिन मुझे बाद में फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सही था, इसे हटाना ही सही है। तो मैं उसे दोबारा, अगर मुझे उसे फिर से डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, रीडू करूँगा। रीडू, REDO, रीडू के लिए जो ऑप्शन है वो है मेरा कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, ये रीडू याद रखना और अंडू याद रखना, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड टू एज अ, जो सेव्ड डॉक्यूमेंट होता है वो फाइल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें प्रिंट करना है किसी डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल प्लस पी कमांड हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरा, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विथ अ नेम, विथ अ न्यू नेम और टू अ न्यू लोकेशन, यू शुड यूज़ द डैश कमांड। अगर हमें कोई भी फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को, मतलब ऑलरेडी पहले से, सपोज आपके पास एक फाइल है, एक मूवी है मान लेते हैं, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी ये मूवी जो है डेस्कटॉप पे है, आप इसे चाहते हो सी ड्राइव पे अपलोड करना। तो इस सी ड्राइव पे अपलोड करने के लिए आप क्या करोगे, इसे जो है यहाँ से उठा करके यहाँ डालोगे। तो क्या करना है हमें, दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक्चुअली मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो सेव एज होगा, लेकिन अगर ऐसे, अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें है क्या कि आपको नए लोकेशन पे भी रखना है, नए लोकेशन पे भी लेकर के आना है, पुराने लोकेशन पे भी लाना है, तो मैं उसे क्या करूँगा, सेव एज कर दूंगा। इसके थ्रू जो फाइल है वो आपका जो है एक कॉपी बन के जो है सी ड्राइव में भी सेव हो जाएगा और यहाँ भी रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ से हटा के मैं इस यहाँ पे लाऊं, तो कंट्रोल एक्स करके इसे पहले कट कर लेना है यहाँ से, उसके बाद फिर जहाँ पे सेव करना है इसे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और वहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज, अगर किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को हमें वेब पेज के जैसे बनाना है या कन्वर्ट करना है या उसमें सेव करना है तो हमें HTML में उसे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, HTML में उस फाइल को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द बटन ऑफ चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज। अगर हमें टेक्स्ट का स्टाइल है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, साइज चेंज करना है तो हम लोग कौन सा टूल यूज़ करेंगे, तो फॉर्मेटिंग टूल बार को हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें स्पेलिंग चेक करना है तो F7 शॉर्टकट की है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम्स एंड एड्रेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर हमें किसी भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ हमें नाम और उसका, किसी भी पर्सन का, मान लेते हैं सपोज करो आपने एक वर्ड फाइल बनाया, ठीक है, आपने एक वर्ड फाइल बनाया और आप चाहते हो उसे मुझसे, मेरे साथ शेयर करने के लिए, तो आप क्या करोगे कि इस फाइल को जो है आप जो है कंबाइन कर दोगे मेरे नाम और मेरे मेल एड्रेस के साथ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे मेल मर्जिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, मेल मर्जिंग कहलाता है। एक आपको एक आइकन दिखेगा ऊपर में मेल मर्ज करने का, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपसे नाम और मेल आईडी पूछेगा, तो जैसे ही वो डालोगे तो वो मेल मर्ज बन जाता है वो फाइल। नेक्स्ट मेरा गुटर मार्जिन क्या होता है, बेसिकली देखो क्या है, वर्ड पे हम लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। सपोज आपने जो है एक ऐसा आप सपोज बुक लिख रहे हो, तो बुक में आपको लगा, देखो मतलब जो PDF जो है किस किस फॉर्मेट में बनती है, एक बनती है कि आप ऐसे लिख रहे हो नॉर्मल, ठीक है, इस तरह से लिख रहे हो। दूसरा जो है कि आप जो, जैसे NCERT की बुक में आती है ना कि एक पेज में जो है आधा में लिखा हुआ रहता है, फिर उसके बाद फिर आधे वाले में लिखा हुआ रहता है। कुछ में ऐसा होता है कि आप जो है आपने एक बड़ा सा पेज ले लिया है और लीटर साइज का पेज, और उसमें जो है आपने क्या करा, 20 से स्पेस छोड़ दिया इतना, ठीक है, और फिर इसमें लिखा है और फिर इसमें लिखा है। तो इससे क्या होता है कि जब आप प्रिंट निकालोगे ना, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट आएगा। अब उसके बाद बीच में अगर हमें इसे अटैच करना है, सीना है इसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दो पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक इधर वाला पेज और एक इधर वाला पेज। तो बीच में हम लोग अगर इस तरह से मार्जिन देते हैं, इस तरह से गैपिंग रखते हैं कि जिसके थ्रू बाद में हम लोग यहाँ पे इसे क्या कर सकें, जॉइंट कर सकें, तो वो मेरा गुटर मार्जिन बन जाता है। तो आंसर है इसका, गुटर मार्जिन क्या है, तो मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेजेस व्हेन प्रिंटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, कंट्रोल प्लस एन जो है न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ का काम क्या होता है। कंट्रोल प्लस एफ जो है फाइंड और रिप्लेस के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं। जब भी हम लोग कंट्रोल प्लस एफ की को प्रेस करेंगे, चाहे वो पावर पॉइंट के केस में हो, चाहे वो वर्ड के केस में हो, चाहे वो एक्सेल के केस में हो, तो मेरा फाइंड एंड रिप्लेस का एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, कंट्रोल प्लस पी जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विथ विच व्यू यू कैन यू सी, एक मिनट, विथ विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। अच्छा, क्वेश्चन है यहाँ पे, किस व्यू के द्वारा जो प्रिंटेड पेज है उस पे मेरा जो भी मैंने टाइप करा है या जिस तरह से डिज़ाइन बनाया है वो उस तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो अगर हमें चेक करना है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो प्रिंट लेआउट का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि प्रिंट होने के बाद आपका पेज कैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें पहले से प्री बिल्ड होती हैं जो पे जहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का, और वो अलग अलग तरह के कलर्स में होती हैं। बेसिक एग्जांपल की बात करें तो जो आपका मोबाइल का जो थीम होता है वो अलग अलग तरह से ऑलरेडी डिज़ाइन होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, थीम कहते हैं, थीम के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को वाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, बेसिकली यहाँ पे वर्ड की बात हो रही है, तो अगर सपोज इस तरीके से है, A4 के शाइट में पोर्ट्रेट फॉर्म में है, तो अगर हमें इसका चेंज, इसका शेप जो है चेंज करके इसे हमें ऐसे करना है, ठीक है, मतलब लैंडस्केप फॉर्म में करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, तो पेज ओरिएंटेशन का टूल हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें एक टेक्स्ट का पूरा ब्लॉक को हमें मूव करना है, सपोज आवश्यकता यहाँ से यहाँ तक मुझे इसे मूव करना है, एक जगह से हटा के दूसरे जगह पे, तो मूव करना है इसका मतलब यहाँ से हटा के वहाँ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कट प्लस पेस्ट का कमांड यूज़ करेंगे। कट का जो कमांड है वो है कंट्रोल एक्स, और पेस्ट का जो कमांड है वो कंट्रोल प्लस वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस भी अगेन जैसे मैंने बता दिया, वो क्या करता है, चीज़ों को पेस्ट कर देता है, सिंपली पेस्ट कर देता है। पेस्ट करते समय ऐसा नहीं है कि पेस्ट करेगा तो डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में पेस्ट करेगा, या फिर डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जो पेस्ट होगा वो सिर्फ इमेज पेस्ट हो, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली बस पेस्ट कर देता है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि हमें कैसे वो जो पेस्ट हुआ है उसे किस तरीके से चाहिए। तो कंट्रोल प्लस वी का काम जो है वो क्या होता है, सिंपली जो भी आपने चीज़ें कॉपी करी थी या कट करी थी उसे बस नॉर्मली वो उसे डाल देना, पेस्ट कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम इन अ कंप्यूटर। बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज होता है जहाँ पे हम लोग परमानेंटली चीज़ों को रखते हैं। तो रैम जो है वो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ये मेरा मेन स्टोरेज है। तो फ्लॉपी इसका सबसे सही जवाब होगा। तो राइट आंसर है मेरा फ्लॉपी। ईपी रोम या रोम जो है ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर। अब देखो, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग मल्टी यूज़र, दूसरा होता है मेरा सिंगल यूज़र। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक है मेरा यूनिक्स, दूसरा है मेरा लाइनक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक्स पूछा था क्या है, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है मेरा IBM डॉस जो है वो क्या है, तो ये मेरा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा विंडोज़ जो है जिस पे आप लोग काम करते हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो, कुछ भी हो, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सिंगल यूज़र हो गया। मतलब एक ही यूज़र एक टाइम पे एक लैपटॉप पे काम कर सकता है या एक स्क्रीन पे काम कर सकता है। नेक्स्ट है मेरा, विच मीजर ऑफ मेमोरी इज़ द लार्जेस्ट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा बड़ा मेमोरी कौन होता है, तो टेराबाइट होता है, तो टीबी हम लोग कहते हैं। तो 1 TB इक्वल्स टू 10⁻³ गीगाबाइट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, सबसे लार्जेस्ट कौन होता है, टीबी, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया बीट, और सबसे लार्जेस्ट हो गया मेरा टेराबाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज विच वॉज यूज टू बिल्ड इंटरनेट पेजेस इन द बिगनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज। अगर हमें इंटरनेट पे पेज बिल्ड करना है तो हमें एक स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HTML। और अगर सपोज किसी और ऑप्शन में आपको CSS मिल जाए और किसी और ऑप्शन में आपको बोथ मिल जाए तो आपको बोथ पे टिक लगाना है, CSS एंड HTML। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ HTML ऑप्शन में है तो आपको HTML पे ही टिक लगाना है, अगर बोथ नहीं भी है तब भी आपको HTML में ही टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रीड ऑनली मेमोरी, रोम का जो है सबसे एडवांस्ड फॉर्म क्या है, तो EEPROM है। इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर, ये बता दिया है मैंने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन इन द कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर में कैलकुलेशन करना है तो हम लोग जो CPU है उसका कौन सा पार्ट जो है मेन ये काम करता है, तो आंसर है मेरा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज कंप्यूटर टू ट्रांसफर डाटा यूजिंग अ टेलीफोन लाइन। ये अभी मैंने देख लिया था स्टार्टिंग में ही, मॉडेम कहते हैं इसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड। अगर हमें ऑप्टिकल डिस्क में कुछ भी लिखना है तो हम लोग जो है क्या यूज़ करेंगे, तो मैंने बता दिया इसके लिए एक प्रोसेस यूज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अ प्लेस थ्रू विच डाटा कैन एंटर और लीव अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्लेस जहाँ से हम लोग डाटा को एंटर कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर से डाटा जो है वो छूट सकता है, तो इसे हम लोग पॉट कहते हैं। बेसिकली पॉट जो है बहुत तरह का होता है, इसमें से कुछ जो है USB पॉट होता है जिससे हम लोग डाटा जो है कंप्यूटर से या लैपटॉप से या सिस्टम कह लो, सिस्टम से हम लोग किसी और एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। अब सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट इनमें से कौन नहीं है, तो DVD, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, इस पे ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी स्टोर करेंगे तो परमानेंटली स्टोर हो, तो ये सब मेरा सेकेंडरी डिवाइस हो गया। रैम जो है वो मेरा प्राइमरी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूटिंग द सिस्टम मीन्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड होना, जिसमें वो क्या करता है, सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच कमांड इज नॉट यूज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, मतलब अगर हमें स्विच ऑफ नहीं करना है कंप्यूटर को तो हम लोग कौन सा कमांड देंगे, तो यहाँ पे स्लीप का ऑप्शन नहीं है, तो हाइबरनेट आपको दिख रहा है जो स्लीप का ज़्यादा बड़ा फॉर्म है, तो हाइबरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इंटरनेट एज, इंटरनेट का जो है एक और मतलब होता है वो क्या है, तो आंसर है साइबर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन MS वर्ड मल्टीपल वर्ड्स, लाइन्स और पैराग्राफ कैन बी सेलेक्टेड बाय यूजिंग डैश की। अब जैसे सपोज करो हम सेलेक्ट करते हैं तो सिंपली हम लोग कर्सर को क्या करते हैं, उस जगह पे लेकर के जाते हैं और माउस के थ्रू जो है हम लोग कोई वर्ड हो या कोई लाइन हो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सपोज आपको बहुत सारा लाइन सेलेक्ट करना है, ठीक है, और बीच बीच में गैप है, तो उस सिचुएशन पे हम लोग कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और नॉर्मल जिस तरह से सेलेक्ट करते हैं उस तरह से सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी अच्छा से मैं बता रहा हूँ, सपोज आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे 1 2 3 4 फाइल सेव है, तो एक तो ऑप्शन है कि आप इसे सेलेक्ट करो, ठीक है, जब इसे सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा और इस बार सिलेक्शन किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि सभी को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस करिए और साथ में इन सब पर जो है अपना जो है माउस टच करिए, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप एक टाइम में बहुत सारी लाइंस को, वर्ड्स को, पैराग्राफ को या इमेजेस को या फाइल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कंट्रोल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द PC प्रोडक्टिविटी टूल दैट मैनिपुलेट डाटा ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। क्वेश्चन है कि PC प्रोडक्टिविटी का कौन सा टूल है जिसके थ्रू हम लोग डाटा जो ऑर्गेनाइज हो रहा है रो एंड कॉलम में। द PC प्रोडक्टिविटी टूल दैट मैनिपुलेट्स, अच्छा जो मैनिपुलेट कर रहा है डाटा ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। मतलब PC प्रोडक्टिविटी, PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसकी प्रोडक्टिविटी का कौन सा ऐसा टूल है या कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, बेसिकली वो टूल या प्रोग्राम की बात कर रहा है
जिसके थ्रू हम लोग रो और कॉलम में डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट या एक्सेल। एक्सेल को ही स्प्रेडशीट कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड। तो आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पेपर में पूछा गया ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरा इलिप्स मोशन इज अ प्री डिफाइंड। ये पीपीटी का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, ये एक एनिमेशन का पार्ट है, तो एनिमेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। हमें अगर किसी प्रेजेंटेशन में हमें स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करा हुआ है स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, तो हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। कौन सा की हम लोग प्रेस करेंगे जो शॉर्टकट की है मेरा स्लाइड शो के लिए। ये बेसिकली स्लाइड शो किसके लिए यूज हो रहा है, पीपीटी के लिए यूज हो रहा है। तो अगर हमें पीपीटी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखना है स्लाइड शो के फॉर्मेट में, तो हम लोग कौन सा की या कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, F5। याद कर जाना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल्स। अब इनमें से कौन सा जो है साउंड फाइल का टाइप है। तो वेव जो है डॉट वेव का फॉर्मेट होता है, MP3 का फॉर्मेट होता है, ये सब जो है मेरे साउंड फाइल्स के टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन इज द यूज ऑफ। ठीक है, अगर हमें कोई अगर नया स्लाइड अगर हमें यूज़ करना है प्रेजेंटेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड सॉर्टर जो टूल है उस पर क्लिक करेंगे। और भी ऑप्शन है बहुत सारा, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक जगह पे हमें यूज़ करना है उस स्लाइड को, तो सबसे पहले हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ JPEG। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। JPEG का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज इज अ। एक डिजिटल इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, पिक्सल होता है। कोई भी पिक्चर क्वालिटी जितने पिक्सल में होती है वो उतना ज़्यादा मैग्नीफाइड हो सकता है बिना फटे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाई। पहला कंप्यूटर माउस को किसने बनाया था, तो डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अ डैश इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल पेज। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपने कुछ लिखा है, हैंड रिटन नोट्स बनाया है या प्रिंटेड नोट्स बनाया है, उसे डिजिटल इमेज के फॉर्मेट पे हमें स्टोर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे स्कैन करेंगे। मतलब कैमरा ऑन करके हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे उसे, जो है हम लोग फिर इमेज के फॉर्मेट में उसे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइसेस दैट एंटर इंफॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसे हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और फिर जो है उसके थ्रू जो है हम लोग कंप्यूटर से बात करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियस है कि इनपुट सॉफ्टवेयर, जैसे कि कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड से टाइप करा तब जाके कंप्यूटर आपको रिप्लाई देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और फिर जो है आप एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर से चीज़ों को या इन्फॉर्मेशन को। तो इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउस डैश यूजुअली अपेयर इन द शेप ऑफ एन एरो। जो माउस है वो हमेशा जो है एक एरो के फॉर्म में जो है अपेयर होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आंसर है मेरा पॉइंटर। ये क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वन पुट्स इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर बाय प्रेसिंग डैश दिस की। अब अगर किसी को कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पुट करना है, तो हम लोग जिस इंफॉर्मेशन को अगर हमें पुट करना है उस इंफॉर्मेशन को टाइप करके क्या प्रेस करते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो ये टोटल 120 के आसपास क्वेश्चंस थे। आशा है कि सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।